सो गाइस दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का किंग्स एंड क्रॉनिकल के पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 है ये, और हमने इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे पार्ट अपलोड करे हैं। और बिकॉज हम कह सकते हैं कि आई थिंक ये इस बुक के सबसे बड़े चैप्टरों में से एक है, और एंड सबसे ज़्यादा पार्ट अगर किसी चैप्टर के आए हैं तो आई थिंक इसी चैप्टर के आए हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इस लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम किंग एंड क्रॉनिकल जो चैप्टर चल रहा है राजा और इतिवृत्त के बारे में, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इफ़ यू वांट टू गेट द नोट्स तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ से हम आपकी कोई भी क्वेरीज होती है वहाँ पे आपको पूरी तरीके से आंसर करने की कोशिश करते हैं। आपने वीडियो के जो जितने भी पार्ट हुए हैं उन सभी पार्ट में आपने बहुत कुछ देखने की कोशिश करी थी, काफ़ी कुछ समझा था आपने, और आपने इस चैप्टर को उस लेवल से पढ़ना था जिस लेवल से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल से भी पूछा जाता है। तो इसमें ना हाल ही में क्या कहते हैं, मैंने अभी जब इसकी स्लाइड बना रहा था तो मैंने नोटिस करा था कि यार इस चैप्टर के अंदर इतना बारीकी से एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जो मैंने हाल ही के अंदर सिलेबस में भी देखा था। तो ऐसे ऐसे बारीकी क्वेश्चन जो बच्चा क्लास 12 की हिस्ट्री को बहुत बारीकी से पढ़ेगा, अगर वो ऑप्शनल में यूपीएससी में या पीसीएस के एग्जाम के अंदर ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट लेता है हिस्ट्री, तो आई डोंट थिंक दैट उसको इतना टफ लगेगा और उसे समझ में आएगा कि हाँ यार 12th क्लास की हिस्ट्री में इतना इनफ पढ़ लिया था कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको थोड़ा एक गाइडलाइन, एक रास्ता सही तरीके से मिल जाएगा। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी राय रख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन वो भी बताए जाएंगे जो आपको यूपीएससी से टच भी करते हैं। ओके, सो द पॉइंट इज दैट रॉयल हाउस होल्ड, यानी कि क्योंकि आप लोगों को पता था कि यार उस टाइम पीरियड पे राजा ने अपने बेटे की शादी में, दारा शिकोह की शादी में, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं 30 लाख रुपए लगा दिए थे। आज की डेट में भी 30 लाख की शादी अगर कोई बंदा कर देना तो कितने लेवल की शादी हो जाती है, मतलब क्या लगती है, क्या शादी है। लेकिन सोचिए उस टाइम पीरियड पे दारा शिकोह की शादी में 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, तो वो अपने आप में ही भाई पूरे भारत का राजा है, तो ऑफकोर्स वो खर्च कर सकता है। देखने दिखाने लायक शादी भी होनी चाहिए, और सब कुछ हमने उसमें डिस्कस करने की कोशिश करी थी। आज मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, जब कहोगे यार हाउ इज इट पॉसिबल, बच्चे कमेंट करते रह जाएंगे कि यार मतलब ये कैसे हो गया, तो हम बताएंगे वो कैसे होता है। तो रॉयल हाउस होल्ड की अगर बात करें तो जो राजा का संबंध होता था, दैट मीन्स हम अकबर और आपके क्या कहते हैं अकबर कह रहा हूँ, सॉरी मैं, बाबर और हुमायूं, इनके बारे में तो हमें ज़्यादा इतिहास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें ज़्यादातर इतिहास अकबर से रिलेटेड मिलता है। तो क्योंकि अकबर जो थे उन्होंने टर्की पहले लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में पर्शिया को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो पर्शिया लैंग्वेज के अंदर हरम शब्द का इस्तेमाल करा गया है। अब बहुत से बच्चे क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होते हैं तो उसको हराम बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट हराम, दिस इज हरम शब्द। हरम शब्द का मतलब उस टाइम पीरियड में पर्शिया वर्ड का मतलब होता है सैक्रेड प्लेसेस। ये सैक्रेड गेम की तरह है, यानी कि पवित्र स्थान, पवित्र स्थल। कहने का मतलब हरम एक शब्द है जिसमें हमें रॉयल हाउस होल्ड के बारे में समझ में आता है। कहने का मतलब बादशाह अकबर से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो एक हरम की कैटेगरी में आएंगे, और पर्शियन शब्द से लिया गया है, दैट इज वाई इसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे। हरम के अंदर वो सभी लोग हैं जैसे उनकी वाइफ है, वाइफ ऑफ द एम्पायर है, उसके बाद उनके वाइफ के साथ साथ पत्नियां हैं, उपपत्नियां हैं, और पत्नियों के अलावा भी हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं फैमिलीज मेंबर हैं, और स्लेव सर्वेंट हैं, मेल फीमेल सारे लोग हैं। ये सारे के सारे लोग हरम में आते हैं। एक होता है ना, आपने देखा होगा, एक होता है पर्सनल फैमिली जिसमें सारे के सारे चाची मामी ताऊ मौसा सारे पर्सनल होते हैं, और शादी के अंदर कुछ लोग दूसरे के अटैचमेंट से भी आते हैं, तो वो अलग हो गए। तो ऐसे ही इसमें हरम शब्द का इस्तेमाल करा गया, और हरम शब्द का मतलब एक सेक्रेड प्लेस हो गया। और पेपर में ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है आपसे, क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से पेपर आ रहा है तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। अब क्योंकि आपने महाभारत वाले चैप्टर में भी देख लिया था कि 8 प्रकार की शादियों के बारे में ब्राह्मण लोगों ने मान्यता दी हुई थी, इसमें 4 के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर, बादशाह अकबर के टाइम पीरियड में, उससे पहले भी ऐसा बोला जाता था कि कई पत्नी रखने का रिवाज, पॉलीगैमी जो था वो वाइडली प्रैक्टिस करा जाता था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। इवन राजपूत लोग, मुगल लोग तो बहुत सारी शादियाँ करते ही करते थे। तो ये चीज़ आज की डेट में भी चलती आ रही है, आपको पता है। मॉमडन्स लोग बहुत सारी शादियां कर लेते, काश मतलब समझ रहे हैं किस सिस्टम है उनका, तो वो कर सकते हैं, उनका रिवाज है, वो कर सकते थे। पुराने समय में राजपूत राजा भी किया करते थे। तो ये ट्रेडिशन इतने टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, जो आज भी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट में है। तो पॉलीगैमी उस समय पे होता था। रूलिंग ग्रुप्स ज़्यादातर क्या करते थे, पत्नियों से संबंध बनाते थे अपने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, अपने ज़मीन के लैंड को बढ़ाने के लिए,
अच्छे संबंध, पॉलिटिकल संबंध को अच्छे करने के लिए उस समय पे शादियाँ ऐसी आम बात हुआ करती थी। तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आपने समझना क्या है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपने समझनी है। आपने इंटरेस्टिंग बात ये समझनी है कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, जी हाँ दैट इज़ ट्रू कि अकबर की 5000 बीवियाँ होती थी उस टाइम पीरियड पे। दैट इज़ इम्पॉसिबल। ऑल द स्टूडेंट कहेंगे क्या मजाक हो रहा है क्या, बट 5000 बीवी होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। 5000 बीवियों में से ऐसा कहा जाता है कि 300 बीवियाँ तो उनकी खुद की खास बीवियाँ होती थी। अब मतलब ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, जो नेचर के खिलाफ जा रही है चीज़ें, बट ऐसा होता था। अभी कैसे होता है उसके पीछे हम प्रैक्टिकली चीज़ें समझते हैं कि होता क्यों ऐसा। तो डिफरेंस बिटवीन द वाइफ इन द मुगल्स, देखो बाबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, या उसके बाद अकबर हो, या औरंगजेब आएंगे, या आपके शाहजहां आएंगे, कोई भी आ सकता है। तो शाहजहां की भी तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन अकबर की 5000 या 300 पर्सनल, वो कैसे हुई उसको समझते हैं। सबसे पहले होती है अदर वाइफ, उसके बाद होती है आपकी क्या कहते हैं अगाचा, और उसके बाद होती है मेन आपकी बेगम। अब यहाँ पे आपने क्या समझना होगा, देखिए मेन वाइफ होती है बेगम। बेगम का सिंपल शब्दों में मतलब आप ये समझ लीजिएगा, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बेगम का सिंपल सा मतलब आप समझ लीजिएगा, ये बेगम का मतलब ये हो गया, ये वो अकबर उनसे शादियाँ करता था, ये बेगम उनकी वो होती थी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। याद रखना, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब ये नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, और बहुत बड़े लेवल में अकबर से शादी करने के लिए अकबर को पैसा मिलता था, बहुत ही बड़े लेवल पे। और किसी राजा से शादी करना तो फ़ख्र की बात होती थी उस टाइम पीरियड में। तो जो भी क्या कहते हैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होंगी, और जो मोटा पैसा दहेज में लाती होंगी राजा के लिए, अकबर के लिए, तो वो रॉयल फैमिली बेगम कहलाती थी। उसके बाद होता था अगहा। अगहा याद रखिएगा, अगहा होता था। अब यहाँ पे अगहा कौन होती थी, अगहा होती थी, ये तो होगी मेन पत्नी, ये होगी मेन पत्नी। उसके बाद ये होती थी उपपत्नियाँ, उपपत्नी होती थी भाई। अब यहाँ पे ये उपपत्नी सिंपल सी बात बस इसलिए होती थी, ये सिर्फ इसलिए होती थी कि ये नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, ये नॉट रॉयल है, ये ब्लड से रॉयल नहीं है, ना राजपूत है ना मुगलों से बिलोंग करती है, बट शादी हो रखी है, मतलब इन्होंने शादियाँ कर रखी है। अब यहाँ पे भाई 300 शादियाँ हैं, आप सोचिए हर दिन हर किसी के साथ, मतलब यार ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये। लेकिन मतलब यहाँ पे होता था ऐसा। अब सोचिए कि किसी एक के साथ मुलाकात हो रही तो अगली पता नहीं कब होती थी या कैसे मिलता था, ये सिस्टम भी समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर था, अगर हम जोधा अकबर मूवी देखें तो ऐश्वर्या राय के साथ हमने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय का रोल देखा था उसके अंदर, और इसमें अकबर ने ज़्यादातर समय राजा भारमल की बेटी जो थी वो उनके साथ क्या कहते हैं जोधा जो थी उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हुए दिखाया गया। बट रियल फैक्ट बात ये है कि अकबर की 300 पत्नियाँ तो थी। अब 300 पत्नियाँ किस हिसाब से थी वो आप समझ सकते हैं कि रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करती थी वो पत्नियाँ होती थी, और उसके बाद क्या कहते हैं वो पत्नियाँ होती थी जो उप परिवार से उप पत्नियाँ होती थी, लेकिन वो नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली होती थी, रॉयल फैमिली से नहीं होती थी। बस क्या होता था, किसी से संबंध बनाने के लिए, किसी की बाउंड्री को कैप्चर करने के लिए वो रख लेते थे। और दूसरा ये वो पत्नियाँ हुआ करती थी जिसको हम अगाचा बोलते हैं। अब अगाचा क्या होती है, अगाचा वो लोग होती हैं जो इन दोनों से भी नीचे आती हैं पत्नियां। याद रखिएगा, राजा इनसे बहुत ही रेयर चांस हो पाता था कि मिल लेता था, बस यहाँ पे ये इनसे संबंध इसलिए बनाता था कि इनसे पैसे मिल जाते थे और थोड़ा टेरिटरी को बढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके से पत्नी को कैटेगरी के अंदर भी इन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। याद रखिएगा, रॉयल फैमिली फ्रॉम नॉट द रॉयल फैमिली, और उसके बाद अगाचा। यहाँ पे अगाचा जो होती थी, यहाँ पे जो अगाचा होती थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अगाचा वर गिवन द मंथली अलाउंस। अब यहाँ पे क्या होता है, इनको मंथली अलाउंस दिया जाता था भाई, क्योंकि शादी कर ली है, बच्चा भी अगर हो जाता है, शादी भी कर ली है, तो भाई राजा से शादी हुई है तो ऑफ कोर्स पालन पोषण के लिए, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बॉस, क्योंकि आपने अकबर से शादी करी है। सो दैट इज़ वाई मंथली अलाउंस मिलता था। जैसे आज की डेट में अगर किसी की शादी हुई है, उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है, तो यहाँ पे कोर्ट में अगर केस गया है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि फिर वहाँ पे उसको भी मंथली अलाउंस देना पड़ता है। तो इस सिस्टम उस टाइम पीरियड से था। आपने इतना बस पता है क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो अगाचा होती थी ना, उनको मंथली सैलरी मिला करती थी। उसके बाद गिफ्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलता था, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग कि वो अकबर को कितना पसंद करती हैं, अकबर उन्हें कितना पसंद करता है। और उसके बाद अघा एंड अघाज could raise the position of a begum depends upon the husband's will। मतलब जो देखो अगाचा तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर अगहा जो उपपत्नियां होती थी, उपपत्नियां जिसे हम उपपत्नी बोलते हैं, मतलब वो नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, उपवाइफ मैं लिख देता हूँ, वो क्या कहते हैं मेन वाइफ बन सकती थी, मेन वाइफ बन सकती थी, मेन वाइफ बन सकती थी। लेकिन अगर क्या कहते हैं राजा चाहे तो, अगर राजा हस्बैंड चाहे तो। अब हस्बैंड ने क्या जोधा को मेन वाइफ नहीं बनाया था? ऑफ कोर्स बनाया था।
उसको समझ में नहीं आया, वो इतना उन्होंने उसको मेन वाइफ बना दिया कि उन्होंने तो अपने श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए उन्होंने अपने ही क्या कहते हैं घर के अंदर फतेहपुर सीकरी जहाँ रहते थे वो उस टाइम पीरियड में, वहाँ पे उन्होंने सोचिए क्या कहते हैं वो बना दिया, मंदिर बनवा दिया उनके लिए, और उनके साथ घंटों घंटों पूजा भी करते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं जब दिए जलते थे पूरा रात रोशन होता था। तो मतलब सिस्टम ये था कि जो अकबर था ना बंदा, वो ग्रेट था इसीलिए क्योंकि वो सभी धर्मों के इंपॉर्टेंस को समझता था सबसे। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी आप पूरा देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि यार मतलब अच्छा एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि अकबर की 300 पत्नियां थी या 5000 पत्नियां थी, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे, उनके दिमाग में दूसरी कहानी चल रही होगी, मुझे पता है कि हाउ इज इट पॉसिबल यार, अकबर तो बहुत लकी होगा फलाना ढिमकाना। लेकिन आपने बस इतना बताना है कि ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, रियलिटी में फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सही समय से समझना होगा। अब वुमेन्स की जो कैपेबिलिटी होती थी वो देखी जाती थी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो नूरजहां उनमें से एक थी, अगर आपको याद हो जहांगीर जो थे, जहांगीर उनकी वाइफ नूरजहां थी। अब यहाँ पे नूरजहां ने पूरा का पूरा क्या कहते हैं मुगल एम्पायर को, जहांगीर के मुगल काल के टाइम पीरियड पे नूरजहां ने काफ़ी कुछ सिस्टम को संभाला था। मतलब यहाँ पे वुमेन्स का रोल देखा गया था कि रॉयल फैमिली के अंदर वुमेन्स का रोल था। सो दैट इज रोल ऑफ मुगल प्रिंसेस इन द कॉमर्स, कहने का मतलब वाणिज्य, यानी कि व्यापार के अंदर, लेखन के अंदर, दूसरी और चीज़ों के अंदर, मनसबदारी के अंदर वुमेन्स का रोल देखा गया। तो नूरजहां के डेथ के बाद ऐसा बोला जाता है कि जहान आरा और रोशन आरा जो शाहजहां की बेटियां थी, उन्होंने भी अपने अपने टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग रोल निभाया है। और यहाँ पे पता चलता था कि पूरी तरीके से इनका भी लेडीज़ का भी या वुमेन्स का भी मुगलों के टाइम पीरियड पे एक अच्छा रोल हुआ करता था। नंबर 1 एग्जांपल अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल प्रिंसेस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट। जिस दिल्ली में मैं रह रहा हूँ तो मेरे को जहान आरा को क्या कहते हैं थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पीरियड पे ये थी मेन दिल्ली, जिसे आज की डेट में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। बट सोचिए न्यू दिल्ली इसके बाद बसी थी। और एंड शी वॉज द आर्किटेक्ट। उन्होंने ही बताया कि चांदनी चौक कहाँ होगी, जामा मस्जिद कहाँ होगा, मीना मार्केट कहाँ होगी। तो शाहजहां ने अपना पूरा का पूरा आर्किटेक्चुरल प्रोजेक्ट जो था वो अपनी कैपिटल शाहजहानाबाद जो थी वो जहान आरा के द्वारा बनवाई थी। एंड जहान आरा इज ऑल्सो वन ऑफ दैट लेडी जो मनसबदारी सिस्टम को भी संभालती थी, जो मंथली अलाउंस भी लेती थी, सैलरी भी लेती थी अपने फादर से, या पूरा तरीके से सिस्टम काम करवा रही है तो सिंपल सी बात है भाई ये भी एक ओहदा रखती थी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इस टाइम पीरियड पर ऐसा होता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है। तो जहान आरा ने ये किया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बार पूछा जा चुका है। यूपीएससी का अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बताइए कि गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखी थी, किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। क्योंकि गुलबदन बेगम ही एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने, अकबर ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आपको हुमायूं के बारे में और क्या कहते हैं आपको बाबर जी के बारे में सारा अच्छी तरीके से पता है। तो बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन, तो यहाँ पे क्या कहते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने ही उस टाइम पीरियड पे सारी चीज़ें जानकारी थी उन्हें। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अकबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप ही लिखिएगा। उस टाइम पीरियड पे हुमायूं और अकबर, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। एंड ये वाला क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में, मनसबदारी सिस्टम में, और उसके बाद क्या कहते हैं मिलिट्री के अंदर भी आपने देखा होगा शाहजहां जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वहाँ पे मुमताज़ जो थी वो उनके साथ जाया करती थी। तो ये भी मतलब अपने आप में ही क्या कहते हैं एक अलग स्टोरी है, तो ये आपने याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि मुग़ल एम्पायर के अंदर जो उनके खास बैठने वाले लोग हुआ करते थे, सेना के अंदर लोग हुआ करते थे। तो मुगलों के टाइम पीरियड में अकबर के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी गई। इंपीरियल ऑफिसर का मतलब होता है साम्राज्य ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिसर आप समझते हैं जो काम करने वाले मेन होते हैं। तो उन लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुगल ही नहीं होते थे, यानी कि मुसलमान ही नहीं होते थे, मुसलमानों के अलावा दूसरे और धर्मों को देखा गया। अपने इंडिया के अंदर देख लीजिए, हम यहाँ पे सिख, जाट, गुजर, इवन मोमडन लोगों को भी हम लोग अपनी आर्मी के अंदर रखते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं करते, हमें अपनी आर्मी मजबूत करनी है ना। तो इसीलिए ऐसी अकबर को अपनी आर्मी मजबूत करनी थी। तो मुगल के अंदर शाही अधिकारी जो थे वो ईरान और तुरानी भी थे, क्योंकि आपको पता होगा कि हुमायूं के टाइम
पीरियड में जब हुमायूं यहाँ से सफ़ावियों के पास भाग गया था, तो उस टाइम पीरियड पे ईरानी लोग और तुरानी लोग हुमायूं के साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर आ गए थे। उसके बाद राजपूत लोग तो थे ही, क्योंकि राजपूत लोगों के साथ हमने देखा था कि राजा भारमल की बेटी जोधा, उससे तो अकबर ने शादी करी थी। और इंडियन मुस्लिम भी थे, मुस्लिम वो लोग थे जो पर्शिया से भी आए थे, और कुछ वो लोग जो इंडियन मुस्लिम थे वो लोग भी थे। मराठास तो थे ही, मराठास भी उनकी आर्मी के अंदर थे। और दूसरे डाइवर्स एथनिक ग्रुप अगर देखें तो छोटी जाति के लोगों को भी आर्मी के अंदर या इंपीरियल ऑफिशियल्स में देखा गया है। जैसे टोडरमल जो उनके वित्तीय मंत्री थे, वो बहुत छोटी जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन सोचिए उनके फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे अकबर ने अलग अलग जगहों से अपने लोगों को रखा था। अब सिस्टम में कैसे काम करता है, रैंक होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे अपने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, तो हमने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अलग बनाया हुआ है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंदर पीएम होगा, उसके मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स के सारे डिपार्टमेंट होंगे, वो सारे डिपार्टमेंट संभालेंगे। और वो सेंट्रल लेवल पे होगा तो स्टेट लेवल पे भी डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे ही मुगलों के टाइम पीरियड पे होता था। मुगलों के टाइम पीरियड पे सेंट्रल लेवल पे भी डिपार्टमेंट होते थे, और जहाँ जहाँ मुगल लोग अपनी डायनेस्टी को फैलाते थे या रखते थे, वहाँ पे भी उनके वो होते थे। तो मनसबदारी सिस्टम के लिए क्या कर रखा था इन लोगों ने, इतना सा आपने ध्यान रखना है। मान लीजिए कि इतना बड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा मुगलों ने जीत लिया अपनी आर्मी के तहत, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये कहेंगे कि इतने बड़े हिस्से के अंदर इधर एक राजा, एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा, एक गवर्नर इधर अपॉइंट कर दिया जाएगा, और एक गवर्नर इधर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और गवर्नर सबसे बड़ा यहाँ का होगा, ये भी गवर्नर सबसे बड़ा यहाँ का होगा, और यहाँ पे भी। लेकिन ये सारे के सारे किसको टैक्स देंगे, ये सारे के सारे अकबर को, या मुगल जो उस टाइम पे राजा होगा उसको टैक्स देंगे। लेकिन गवर्नर के अंडर में भी छोटे छोटे सेनापति या छोटे छोटे अधिकारी होंगे, है ना। ऐसा होता है सिस्टम। जैसे कि अपना दिल्ली देख लीजिए, आप कोई भी यूपी देख लीजिए, यूपी में सीएम है, सीएम के अंदर भी तो मिनिस्टर्स काम करते हैं ना, बट सीएम सबसे सुप्रीम होता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर कौन होता था, गवर्नर सबसे सुप्रीम होता था। क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम पीरियड पे दो लोग हुआ करते थे, एक थे जात बोलते हैं इन्हें, जात, और उसके बाद ये बोलते हैं सवार बोलते हैं उन्हें। अब जात वो लोग होते थे जिनके पास मनसबदारी सिस्टम भी होता था, और 1000 से भी ज़्यादा उनके पास क्या कहते हैं घोड़े हुआ करते होंगे, 1000 या उससे ज़्यादा। लेकिन अगर उससे कम घोड़े हुआ करते होंगे तो वो सवार होते थे वो लोग। तो यहाँ पे रैंक सिस्टम कुछ ऐसा होता था। आज की डेट में तो आप लोग एग्जाम दे के पास हो जाते हैं, और उसके बाद आप बड़ा पेपर क्रैक करेंगे तो आपका रैंक बढ़ जाएगा, या एज के हिसाब से आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होल्डर होते चले जाएंगे तो आपका रैंक बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम होता था ना। तो ऐसे यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे ऐसा ही होता था कि जिनके पास बड़ी जमींदारी होती थी तो वो लोग राजा के सबसे करीब माने जाते थे, जिनके पास कम जमींदार होते थे वो दूसरे लोग माने जाते थे। तो पर्शिया लैंग्वेज के अंदर ऐसी होता था। अब मान लीजिए किसी बंदे को मिलिट्री के अंदर ज्वाइन भी होना है। आज की डेट में तो सरकार फॉर्म निकालती है, आप फॉर्म भरिए, फिल करिए, पेपर दीजिए, रनिंग करिए, फिजिकल निकालिए, मेडिकल निकालिए, आपका पेपर हो जाता था। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर मान लीजिए किसी बंदे को आर्मी के अंदर ज्वाइन होना है, किसी की सेना, अकबर की सेना में, जहांगीर की सेना में, शाहजहां की सेना में ज्वाइन होना है, तो सिलेक्शन ऑफ द पर्सन ऑफ द मिलिट्री सर्विस के लिए क्या करना पड़ता था, अ पर्सन हु वांटेड टू एंटर इन द सर्विस पोटेंशियल द कॉम्पिटिटर थ्रू द नोबल, if application was selected, a mansab grant to him, and they pay Master General Mir Bakshi stood in the open court nearby the empire and give away the appointment to the promotion order which had to its official seal and signature well those the empire was also। नॉर्मल सा होता है। उसने बोला कि भाई मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है। मीर बख्शी एक बंदा हुआ करता था, मीर बख्शी राजा के सामने बोलता था ऐसा ऐसा बंदा है, वो आना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, उसकी एप्लीकेशन है। अगर उसकी एप्लीकेशन मान ली जाती थी तो राजा तुरंत ही उस पर मीर बख्शी कहता था अपने स्टंप और साइन मार के इसको ज्वाइन करवा दो। सिंपल सा होता था। तो उस टाइम पीरियड पर ये सिस्टम को निकाला जाता था, और ये सिस्टम आई थिंक सही भी था, है ना। तो ये आर्मी में ज्वाइन ऐसे होता था। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर उनके मिनिस्टर्स भी अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर मैंने आपको एग्जांपल बताया टोडरमल, मास्टर मिनिस्टर जो मैंने अभी आपको बताया मास्टर जनरल मीर बख्शी, उसके बाद लोकल जज और जज काजी जिन्हें बोलते हैं, ये सारे के सारे लोग बड़े मंत्रालय के होते थे। और याद रखिएगा ये लोग किसी भी काम के किसी के अंडर में काम नहीं करते थे, ये लोग आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र थे। हाँ, इनकी खासियत ये थी कि कभी भी राजा से मिलने के लिए जाना पड़ता था तो इनको ओकेजनली मिलने जाना पड़ता था। जब ये राजा से ओकेजनली मिलने जाएंगे तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि दीवाने आम में जाएंगे या दीवाने खास में जाएंगे। ओके, इतना आपने बताना है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसेसिंग। तो इसमें बताया हुआ है कि बहुत ही दिक्कत होती थी राजा को कि भाई क्या कहते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य वो चला रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसको सारी इन्फॉर्मेशन तो क्या कहते हैं ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसीलिए यहाँ पे मीर बख्शी जो होता था उसने अखबारत निकाला। अखबारत में क्या होता है, दस्तावेजीकरण बोलते हैं भाई इसे, ठीक है ना।
तो अकबरत में क्या होता है, जितना भी अदालत में जो भी कार्रवाई हो रही है, मतलब अकबर के टाइम पीरियड में अकबर जहाँ बैठ रहा है दीवाने आम या दीवाने खास के अंदर, वो जो भी बोल रहा है, मतलब चाहे वो कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कोई बंदा कोर्ट में आया नहीं आया, किसको ग्रांट दे दिया उसने, किसको पैसा दे दिया, किसको टाइटल दे दिया, किससे टाइटल छीन लिया, किसको मार दिया, किसका डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है या मिशन क्या है, किससे क्या रिसीव करा, किससे क्या इंक्वायरी देनी। अरे जैसे आज की डेट में आप लोग अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार में आपको घर बैठे बैठे सारा कुछ पता चल जाता है। तो उस टाइम पीरियड में सोचिए यहाँ पे मीर बख्शी एक, मैं कह सकता हूँ ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर का भी काम करते होंगे, कि वो देखते होंगे कि अखबार में क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए, और सारा कुछ अखबार के अंदर ऐसा ऐसा लिख के फिर फाइनली क्या कहते हैं पूरी तरीके से पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे उसका साम्राज्य होता था, गवर्नर्स को बताना होता था, वो पूरी तरीके से बता दिया करते थे। और यहाँ पे एक वो इसको भी तो पन्ना होता था, एक बांस का डंडा होता था, उसमें बांस में रख के फिर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घुमाया जाता था। मतलब ये अकबर के पास तक इन्फॉर्मेशन आने के लिए बहुत जल्दी पहुंच जाता था। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि न्यूज़ रिपोर्ट को तैयार करना स्पेशल ऑफिसर्स के द्वारा, और ट्रैवल होता था पूरी तरीके से पूरे मुगल एम्पायर के अंदर, क्योंकि इसमें इंपीरियल पोस्ट में बोला जाता था कि भाई ये सूचना है और ये समाचार जो है एक रिपोर्ट तैयार करके सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राजा ने क्या करा, उसने क्या करा, उसने कहाँ मीटिंग करी, किसने कहाँ मीटिंग करी, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर हम बात करें मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर, तो मुगल लोगों में बहुत सारे राजा है, तो उनके टाइटल्स भी बड़े खतरनाक थे। शहनशाह किंग ऑफ किंग्स, है ना। उसके बाद जहांगीर सैफ अली खान के लड़के का नाम भी जहांगीर है, उसकी वजह से क्या कहते हैं अभी विवाद भी चल रहा है ना। वर्ल्ड सीजर बोलते हैं इसे, शाहजहां किंग ऑफ वर्ल्ड। तो ये टाइटल्स जो थे ना, ये टाइटल अज्यूम ही इसलिए करे जाते थे क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं आपको बताना होता है कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो यूपीएससी के पेपर में ये भी आया था, ठीक है ना, आपने ये याद रखना, यूपीएससी के पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी आया था। इसमें शहनशाह किसने लिया, जहांगीर किसने लिया, उसके बाद किसने कौन सा टाइटल लिया, ये टाइटल के बारे में पूछा जाता है आपसे एग्जामिनर में। अब यहाँ पे हाईएस्ट टाइटल ये लोग लेते थे ताकि विश्व के अंदर इनका नाम हो सके, है ना। और यहाँ पे आप बात करते हैं हम लोग मुगलों का रिलेशन, हमने पूरे भारत में कर लिया है। 5 मिनट की वीडियो और है, देखिएगा समझिएगा। अब यहाँ पे हमने पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ मुगलों के बारे में देख लिया, पर भारत से बाहर भी मुगलों का रिलेशन होता था सफावी और कांधारों से, ऑटोमन एम्पायर से और क्रिश्चियनिटी से। इनके साथ भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मुगलों का रिलेशन देखा गया। सबसे पहले अगर बात करें कांधार के और सफावियों की, तो कांधार सफावी ये रहा। कांधार को जैसे आज का गांधार बोला जाता है, यानी कि अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को और कांधार सफावियों को अलग करने वाला एक हिंदू कुश माउंटेन था। हिंदू कुश माउंटेन नॉर्थ इंडिया के अंदर पड़ता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हिंदू कुश माउंटेन ही आपको दिखाई दे रहा है। मतलब अगर सफावियों को भारत के अंदर एंट्री मारनी थी तो उनको ये हिंदू कुश पर्वत तोड़ ताड़ के, मतलब पार करके ही आना पड़ता था। कोई बहुत बड़ी बात थी, फिर पाकिस्तान आ जाता था। और कांधार आपको पता है, गांधार, आज का कांधार को कांधार बोला जाता है। तो उस टाइम पीरियड पे ये अफगानिस्तान के अंदर था। और उसके बाद क्या कहते हैं किसी बंदे को बाहर से आना होता था, यानी किसी बंदे को ईरान से आना पड़ता होगा, तो वो लोग पूरी तरीके से अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत को पार करके ही आते होंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा कहा जाता था जब बाबर था या हुमायूं था, उस टाइम पीरियड के अंदर हिंदू कुश पर्वत के इधर का इलाका या अफगानिस्तान के कुछ इलाके पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था, पूरी तरीके से कंट्रोल था हुमायूं का। तो कांधार वॉज द बोन टू क्या कहते हैं ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफावी एंड द मुगल्स। मतलब ये क्या कहते हैं जो कांधार का हिंदू कुश पर्वत था ना, वो पूरी तरीके से हिंदू कुश पर्वत पूरी तरीके से भारत और सफावियों के बीच का एक मेन क्या कहते हैं बैरियर माना जा सकता था। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि भाई उस टाइम पीरियड में हुमायूं ने इसको रिकन्क्वेस्ट कर लिया था, यानी कि 1595 के अंदर क्या कहते हैं पहले हुमायूं ने जीता था, उसके बाद अकबर ने इसको दोबारा जीत लिया था। मतलब ये जो हिंदू कुश पर्वत के आसपास का इलाका जितना भी है ये सारा जीत लिया गया था। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या कहते हैं कैपिटल शिफ्ट करी गई थी अकबर के टाइम पीरियड के अंदर। अब वो कौन से ईयर में शिफ्ट करी गई थी वो आप कमेंट मुझे करके बता सकते हैं। लेकिन सफावियों ने कहा कि नहीं भाई, सफावियों ने कहा कि भाई हम तो क्लेम करते हैं कि कांधार का जो हिस्सा है, अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो हमारा ही रहेगा। तो भाई जब तक अकबर था तो जब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अकबर के जाने के बाद आते हैं जहांगीर। और जहांगीर ने 1613 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हुए यहाँ पे शाह अब्बस लिखा, शाह अब्बस जो है उससे ये कहा कि भाई कांधार जो है वो हम पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे तुमसे दोबारा से। लेकिन भाई वो जीत नहीं पाते हैं और पर्शियन आर्मी पूरी तरीके से कांधार के हिस्से पे अटैक करती है 1622 के अंदर, और वो इलाका कांधार का वो जीत जाती है। तो अफगानिस्तान उस समय में भी डिस्प्यूट में था और अफगानिस्तान आज के समय में डिस्प्यूट में ही है। तो ये पेंटिंग आपकी बुक के अंदर देखने को मिलेगी। जहांगीर ड्रीम था कि वो कांधारों के साथ
और क्या कहते हैं जहांगीर जो है मुगलों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाए, लेकिन बिल्डअप नहीं हुआ। तो इस तरीके से सफावियों से उनका रिलेशन कुछ इस प्रकार का था। दूसरा फिर क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर अगर आप देखें तो मक्का और मदीना एक रिलीजियस प्लेस माना जाता था। तो रिलीजियस प्लेस माना जाता था उस टाइम पीरियड पे जो ऑटोमन एम्पायर था वो मक्का और मदीना की वजह से बहुत फेमस था। इसलिए मुगल एम्पायर जो थे ना वो ये कहते थे कि लाल सागर के आसपास से आने वाला जितना भी ट्रेड होता था उससे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। और टैक्स नहीं लिया जाएगा तो सिंपल सी बात है जो भी टैक्स का पैसा बचेगा ना वो मक्का और मदीना जैसी बिल्डिंगों को बनाने के लिए, उनको उनकी दीवारों को बनाने के लिए उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस टाइम पीरियड पे? जब क्या कहते हैं अकबर थे। लेकिन औरंगजेब को समझ में आया कि ये जो पैसा हम अकबर या जहांगीर या शाहजहां के टाइम पीरियड मक्का और मदीना में जाता था वो खामी का वो फंड यूज़ नहीं होता था। और जब वो फंड यूज़ नहीं होता था तो ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर के अंदर फिर वो फंड देना भी औरंगजेब ने बंद कर दिया। तो सिंपल सा ये था कि उनको लगता था औरंगजेब ने बंद कर दिया, ठीक है, औरंगजेब ने बंद कर दिया, उनको ये लगता था कि ये फंड हमारा इंडिया के अंदर ही काम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि वो किसी भी धार्मिक चीज़ों से क्या कहते हैं इतना वो इंपॉर्टेंट देता था धर्म को, इसीलिए मतलब स्पेशली क्या कहते हैं हिंदू धर्म को तो वो बहुत ही बुरा मानता था। फिर दूसरा है यहाँ पे जेविस्ट लोग हैं, जेसुइस्ट लोग बोलते हैं है ना, जीसस के फॉलोवर बोलते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी के लोग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि इंडिया के अंदर इनकाउंटर इनका कब हुआ। अब यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि पुर्तगाली लोग हमारी कंट्री के अंदर किस ईयर में आए थे? 15th सेंचुरी में आए थे, लेकिन कौन से ईयर में आए थे आप लोग को कमेंट ये करके बताना है। जब वो लोग सबसे पहले पुर्तगाली के लोग कंट्री के अंदर हमारे कैलिकत या यहाँ के आसपास के इलाकों में आए ये लोग, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे इन्होंने ट्रेडिंग देखा। और यही पहले व्यक्ति थे, पुर्तगाली ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी को यानी कि मिशनरी ऑफ सोसाइटी ऑफ जीसस की मिशनरी सोसाइटी को फैलाने के लिए पुर्तगालियों के राजाओं ने सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद उनके धर्म प्रचार को फैलाने के लिए पुर्तगालियों ने मदद करी। 15th सेंचुरी के अंदर वो आ चुके थे और फिर आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर भी मुगल नॉर्थ की साइड से घुस चुके थे। और जब नॉर्थ की साइड से घुस चुके थे तो सोसाइटी ऑफ जीसस से मुलाकात करने के लिए अकबर, क्योंकि सभी धर्मों को इंपॉर्टेंट देता था, इसीलिए उसने क्या कहते हैं गोवा की एम्बेसी के अंदर अपने दूत को भेजा और कहा कि वो इन लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो हर किसी धर्म को समझना चाहता था, सीखना चाहता था। इस हिसाब से क्या कहते हैं फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया कि फतेहपुर सीकरी के अंदर जब 1580 के अंदर वो वहाँ पे रहते थे तो मुगल कोर्ट के अंदर पहले ज्यूइस्ट मिशन जो था वो इस टाइम पीरियड पे आया था 1980 के टाइम पीरियड पे, और 2 साल तक वहाँ रहा और 2 साल तक वो सीखना चाहता था, देखने चाहते थे वो लोग कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाद में लाहौर के अंदर भी आया था 1591 और 1595 के टाइम पीरियड में 2 बार और आए थे, लेकिन हमेशा पहला वाला पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो ये वाला आप याद रखिएगा, पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्या कहते हैं अकबर, ये भी देखते हैं कि अकबर क्रिश्चियनिटी धर्म को इतना इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि मैंने बताया था कि उनके आर्मी के अंदर और उनके कोर्ट के अंदर हर धर्म के लोग हमें देखने को मिले। तो क्रिश्चियनिटी के लोग भी हमें देखने को ये मिले कि अकबर के जब अकबर बैठता था तो उसके क्या कहते हैं वहाँ पे हिंदू, सिख, उसके बाद क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं मुसलमान, और उसके बाद क्या कहते हैं क्रिश्चियन लोग उसकी गद्दी के पास, उसके थ्रोन के पास हमें देखने को मिलते हैं असेंबली हॉल के अंदर। अगर आपने मूवी देखी हो तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये देखा गया है कि अकबर हमेशा हर धर्म के बारे में नॉलेज लेना चाहता था, इसलिए वो अपने इबादत खाने के अंदर फतेहपुर सीकरी में जो बनाया गया था उसने मुस्लिम, हिंदू, जैन, पर्शियन, क्रिश्चियन इन सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी। और अकबर का जो रिलीजियस व्यू था वो बिल्कुल मेच्योर था, वो उनसे सीखता था, उनसे अच्छी बातें डिफरेंट धर्म में क्या कही जा रही है उनसे नॉलेज इकट्ठा करता था और उसके बाद वो अपने सिद्धांतों को उस हिसाब से फॉलो करना चाहता था। दैट इज़ वाई उसने सुवाए कुल जैसी चीज़ें बनाई थी। अगर आपको याद हो उसने सोहे कुल सबसे पहले बनाया था, जिसमें कहा था कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करना ज़रूरी है ना। सो भाई इतना ही है इस पूरे चैप्टर के अंदर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर हमें जानने को मिले हैं और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और फेसबुक पे हो तो वहाँ ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे तो वहाँ ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ ज्वाइन करिए। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।